देखिए भी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर 18 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर, किस तरीके से निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन चलो आ गया है इसके अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, यू विल बी सेइंग कि गिवन मास हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, हमारे पास हमारे वाटर का, डिवाइड इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगेड्रो। ठीक है जी, गिवन वेट 18 है, मॉलिक्यूलर मास भी 18 है, इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय एन आ जाएगा। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास 18 ग्राम के अंदर, एवोगेड्रो नंबर। ठीक है। अब वाटर की अगर मैं बात करूं, देखो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1। हाइड्रोजन होता है 1H1। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 0। ऑक्सीजन की बात करें 816 होता है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 में से 8 गए, 8 होंगे। तो टोटल न्यूट्रॉन वाटर के अंदर कितने हैं, 0 इंटू 2 प्लस 8। तो कितने आ गए न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो एक एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो एवोगेड्रो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 8 इंटू एवोगेड्रो न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो 8 Na आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बोलिए। ये बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। कहता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, फ्रीक्वेंसी के, टाइम ऑफ इरेडिएशन, या टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। हाँ जी, किस पे डिपेंड करेगी, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कहता है इनमें से कौन सी ट्रांजिशन जो है हाइड्रोजन एटम की, फोटोन इमिट करेगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ जी, क्या कहेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास न्यू बार का फॉर्मूला होता है आर 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र, ये होता है हमारे पास। ठीक है जी। न्यू बार क्या होता है, 1/लैम्डा। हमें पता है सी किसके इक्वल होता है, न्यू लैम्डा के। ठीक है जी। 1/लैम्डा किसके इक्वल होगा, न्यू बाय सी के। तो यानी कि हमारे पास ये ऊपर न्यू बाय सी आ गया। ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। हाँ जी। तो क्या कहेंगे इसके अंदर, यू विल बी सेइंग, क्या कहेंगे हमारे पास, बोलो। इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे पहले वाले लेवल की होगी, यानी कि N2 से N1। यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा, N2 से N1 करके देख लीजिएगा। N2 से N1, क्लियर। हाँ जी, इज दैट क्लियर। करके देख लीजिए, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, -1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, इट विल बी क्या, 3/4। अगर आप 3 और 2 पुट करेंगे, N1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये 9 - 4/4 तो 5/36 आ जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो जितनी बड़ी वैल्यूज करते जाओगे वो छोटी होती जाएगी। तो न्यू जो है उसकी वैल्यू जो होगी बड़ी होनी चाहिए। तो न्यू 3/4 सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, बाकी सारों में छोटी आएगी, तो ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है। कहता है एनर्जी निकालनी है फोटोन की। एक फोटोन दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम का, दूसरा 4000 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम का। तो देखो भी, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है फॉर्मूला। हाँ जी, ऐसी होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ए, एनर्जी ऑफ फोटोन बी, क्या लिखेंगे, Hc/λ Hc/λ बी। इट विल बी क्या, λ/b/λ ए। हाँ जी, लैम्डा बी, ए वाला 2000 था, बी वाला 4000 था, तो 4000 ऊपर 2000 नीचे। तो इट विल बी क्या, 2/1। क्या आएगा, 2/1, यानी कि डी आ जाएगा। चौथे का क्या बना, डी बना। बोलो क्लियर। अब यहां पर ना कई जने सोचेंगे, कई जने उल्टे पुल्टे नहीं करने, अगर उसने पेपर में रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं यूज किया तो तुम्हें रिस्पेक्टिवली लेके चलना पड़ेगा। 2000 पहले आ रहा है तो इसको ए लेंगे, ये बाद में आ रहा है ये बी लेंगे, और जो पहले आ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे,
दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे। नहीं कहा तो तुमने ये करना है, समझे बात? नहीं तो 1/2 आ जाएगा आंसर। 1/2 आया तो वो भी ऑप्शन में है, तो वो टिक लगाया है तो गलत हो जाना है। ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 10 × 15 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। If light of frequency 1.5 into 10 raised per 15 hertz illuminates the metal, what is the kinetic energy of the emitted photoelectron? हमें पता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है जी, एच कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है जी। तो एच की वैल्यू हमें सभी को पता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। न्यू की वैल्यू कितनी है? न्यू होती है कितनी लाइट, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई, तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है 1.5 इंटू 10⁻15 माइनस 10⁻15 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो 10⁻15 कॉमन आ गया, 6.6 इंटू 10⁻−34, 10⁻15 कॉमन आ गया। 1.5 में से 1 गया, 0.5 रह गया। तो सॉल्व करोगे तो 2, ये 3.3, तो 3.3 इंटू 10⁻−19 काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ए ऑप्शन बनेगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड ऑर्बिट। तो देखो भी हमें पता है एमवीआर किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के होता है। तो थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, 3h/2 पाई हो जाएगा। तो 3h/2 पाई देखो ऑप्शन है, तो है डी ऑप्शन बनेगा। इट विल बी डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये जो बोहर थ्योरी का, ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम वाला ये जो पॉइंट है ना, ये बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये लिमिटेशन थी बोहर थ्योरी की। तो बोहर थ्योरी ने बताया था बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसको एक्सप्लेन किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एमवी से ये ड्राइव करवाया था उसने। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल NH/2 पाई। तो ये याद रखना, ये भी कई बार आ जाता है। बोहर थ्योरी की कौन सी वाली लिमिटेशन हमारा डी ब्रोगली समझाता था, तो वो ये वाली होती थी। ठीक है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज R1 दे रखा है 0.529। ठीक है। सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियाई निकालने का तरीका क्या होता है? हमारे पास आर क्या होता है? आर एन निकालना है, 0.529 n² अपॉन जेड होता है। 0.529 n सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, जेड किसका? हीलियम का। हीलियम का जेड कितना होता है? 2। तो कट गया। तो 0.529 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा सॉल्व कर हो जाएगा। तो बनेगा 0.529 इंटू 2, 18 2 to the 4 5, 5 to 10, 1.058। तो इट विल बी 1.058 आंगस्ट्रॉम। तो ये बी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ जी, ये क्या होती है वेलोसिटी की? अगर मैं बात करूं, देखो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, जो हमारे पास रेडियाई होता है वो, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि रेडियाई एन के किसके प्रोपोर्शनल है? तो रेडियाई होता है n² के प्रोपोर्शनल। तो वेलोसिटी जो होती है वी एन जो होता है V0z/n होता है। ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/n के। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी ऑप्शन आएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपीयर इन द विजिबल रीजन? देखो भी, विजिबल रीजन के अंदर कौन सी अपीयर होती है? तो देखो पहले तो अपन साथ ही में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले तो ये चीज याद कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक, गामा, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, माइक्रो, रेडियो, ऐसे होता था। ठीक है जी। अब याद रखना सीरीज कौन सी होती है? लाइमन, लाइमन से शुरू होती है। लाइमन जो होती है वो यूवी के अंदर होती है। फिर होती है बाल्मर, बाल्मर विजिबल में होती है। बाल्मर के बाद सारी, बाल्मर के बाद कौन सी होती है? लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पास्कन, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री, ये सारी क्या होती है? आईआर में आती है। ठीक है। तो हमारे पास वो क्या कह रहा है लाइमन, वो क्या पूछ रहा था? विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कौन सी है? बाल्मर। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। चुपचाप बी ऑप्शन टिक लगाया ना। ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन? कहता कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की 13.6 है, और आयनाइजेशन आपने निकालनी लिथियम 2 पॉजिटिव की। हाँ जी। तो लिथियम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, को बताएगा मेरे को। इट विल बी क्या? एनर्जी की बात हो रही है, बोलो। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि शुरुआत वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और इनफाइनाइट लेवल पे ले जाना है। तो सिंपल सी बात याद रखनी होती है, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो योर N2 विल बी इंफिनिटी। आपका N2 इंफिनिटी है तो 1/N2 जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 13.6 Z² अपॉन n, यही होता है। उल्टा लिख दिया, n² अपॉन Z², ठीक है, n² अपॉन Z² था, ठीक है, -13.6, 13.6। एन की वैल्यू कितनी है, एन हमारे पास वन ही होगा, अगर कुछ बताया नहीं तो वन का स्क्वायर, लिथियम के लिए Z3 का स्क्वायर। उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिख, उल्टा, अच्छा, इट विल बी माइन 13.6 Z² अपॉन n, ठीक है, 13.6 जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर लिथियम के लिए अपॉन वन, तो ये बनेगा 13.6 इंटू 9, इट विल बी कितना बनेगा, 13.6, वो 122 के राउंड बॉडी बनेगा, ये ऑप्शन बनेगी सूटेबल, सी ऑप्शन बनेगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज इज व्हेन n1 1 है और n2 क्या है। देखो भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी। अभी अपन ने करा था, हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब आती थी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती थी हमारे पास, कब आती थी, बोलो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब आती थी, जब n1 n2 होते थे, है ना, n1 1 होता था, n2 2 होता था, है ना, छोटे वाले लेवल्स होते थे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास इट विल बी क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी, बोलो बोलो एवरीवन, इन्फिनिटी, वेरी, ये क्या आएगी, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कहता है एरिया निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट का सेकंड ऑर्बिट के कम विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या करेंगे, देखो भी, रेडियाई की बात करें, रेडियाई क्या होता है, रेडियाई की बात करें, रेडियाई क्या होता है, n² अपॉन Z होता है। रेडियाई की बात करें, रेडियाई n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियाई, बाकी सारा कुछ तो सेम ही रहना रेडियाई के अंदर, ठीक है। रेडियाई आगे एरिया में पुट होगा, एरिया भी सेम रहेगा, ठीक है। तो रेडियाई की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो R², तो रेडियाई फर्स्ट का अपॉन सेकंड का, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, 1/4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी, अच्छा, ठीक है, ये जनरल है, हमें तो एरिया निकालना है ना, एरिया में तो आर पाई R² होता है, तो स्क्वायर आएगा, तो यहां पर फिर और फर्दर स्क्वायर हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये बनेगा 1/16, समझे बात को, कि रेडियाई n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एरिया, एरिया के अंदर तो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो एरिया का अगर स्क्वायर है, तो यू विल बी सब्सटीट्यूटिंग क्या, रेडिया के अंदर n का स्क्वायर क्या होगा, n⁴ हो जाएगी, 2 का पावर 4 16 आएगा, तो 1:16 आएगा इसका आंसर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n4 से n2 जाएगी, तो इमिटेड लाइन किस में बिलोंग करेगी, n4 से n2, यानी कि अगर n1 होता था, n1 पे लाइन आती है तो लाइमन होती है, और n2 पे अगर लाइन आती है तो उसे बाल्मर कहते हैं, ठीक है जी, बाल्मर विजिबल में आती है। इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -E, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कहता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की -E है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, तो हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी होती है, हाँ जी। फॉर बोहर ऑर्बिट अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है कितनी, ई दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास विल बी पोटेंशियल एनर्जी, बोहर ऑर्बिट की बात करते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -2 की, तो यहां पर अगर मैं पुट करूंगा, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -की, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी ई थी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, टोटल एनर्जी -E थी,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, ई आ गई। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, -2 ke। तो -2 × E, -2 E आ गया। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी -2 ke के बराबर है। ठीक है जी। फॉर रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज आर एच, आर एच से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ फॉर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन का क्या रिलेशन होगा। ठीक है जी। हमारे पास बाल्मर सीरीज होती क्या है, बाल्मर क्या होती है, बाल्मर 2 पे आती है। 2 पे कहाँ से आएगी, 2 पे कहाँ से आएगी, 3 से आएगी पहली लाइन। तो हमारे पास n1 की वैल्यू 2 पुट करो, n2 की वैल्यू 3 पुट करो, हमारे पास क्या बनेगा, न्यू बार इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, आर एच 9 - 4 अपॉन क्या, 4 × 9, इट विल बी क्या, 5 RH/36 आ जाएगा। तो ये सी आ जाएगा। क्लियर। वेव नंबर न्यू बार 5 RH/36 आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम, मास दे रखा है 60 ग्राम। ठीक है जी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आपने लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल H/mv। अब सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, एच की वैल्यू तो 6.6 10⁻⁻34 पुट कर दी, मास 60 पुट कराएंगे। देखो यूनिट्स क्या है, जाउल। अब ये क्वेश्चन के अंदर गलती ही यहाँ पे होनी है, उसने क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला नहीं तुमसे पूछना, उसको पता है, सारों को आता है। उसने बस यही चेक करना है कि तुम डिवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो 60/1000 करना है, ताकि तुम्हारा केजी में कन्वर्ट हो जाए और आप सोल्व कर पाओ। तो यहाँ से 0 से 0 काटो, यहाँ से काटो, एक जीरो पर गई। तो बनेगा 6.6 × 10⁻⁻34 × 10 डिवाइड बाई 6, कटेगा 1.1। तो इट विल बी 11 × 10⁻⁻34। ठीक है जी। 11 × 10⁻⁻34। अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर वो कैसे लिखा होगा, 1.1 × 10⁻⁻33। इट विल बी ए वाली ऑप्शन। क्लियर है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स। अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की तुमने दोगुना कर दी, डी ब्रोगली कैसे होगी। तो देखो भी लैम्डा इज इक्वल H/mv होता था, एक रिलेशन करवाया गया था आपको, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ठीक है जी। अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो mv का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, नीचे 2m आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी, mv एक पास से रख लिया, 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया। mv किसके को लाया, √2m काइनेटिक एनर्जी के, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो लैम्डा इज इक्वल H/√2m काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्मूला होता था। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी गई, तो नई वेवलेंथ क्या होगी, तो नई वेवलेंथ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी √2 के। काइनेटिक एनर्जी की जगह 2 के ही आ गया ना, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो क्या बना, 1/√2 टाइम्स। ठीक है। बोलो क्लियर। हाँ जी, इज दैट क्लियर एवरीवन। बोलो। नेक्स्ट देखिए भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज, कहता है कैसे एक्सप्रेस करेंगे हाइजेनबर्ग को। डेल्टा एक्स, देखो होता क्या था, हमारे पास होता था Δx.Δp इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, यही होता था। तो हमारे पास इसको जब पी को खोलेंगे तो Δx.Δv इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो, Δx.Δv इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m। ये ए ऑप्शन बढ़िया लग रही है। ठीक है। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इट्स, तो कहता है अगर दोनों बराबर है तो क्या होगी, अगर Δx Δv के बराबर है तो यहाँ पुट कर दो। तो डेल्टा वी का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन √H/πm, 2 बार आ गया। तो देख लो, इट विल बी क्या, कुछ गड़बड़ है। ओके ठीक है, नहीं नहीं रुको रुको, गड़बड़ ये है। अनसेट पोजीशन एंड मोमेंटम उसने कहा था, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर कहा, मैंने डेल्टा वी ले लिया। ठीक है, ये देखो मोमेंटम कहा था, वेलोसिटी नहीं गई। जैसे कई बार उसने क्या करता है, वेलोसिटी को बराबर कर देता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यू विल बी सेइंग डेल्टा पी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन H/4 पाई आएगा। ठीक है जी। डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, m डेल्टा वी का होल स्क्वायर बनेगा H/4 पाई।
डेल्टा वी का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो डेल्टा वी क्या बनेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा वी किस ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। तो यानी कि ये ऑप्शन बनेगी, बी ऑप्शन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने वेलोसिटी बराबर ले लिया था, वेलोसिटी नहीं मोमेंटम के बराबर कहा है उसने। तो मोमेंटम के बराबर का है तो ऊपर से फॉर्मूला उठाएंगे ये वाला, यहां से उठाएंगे, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स वाज प्रपोज बाय, देखो मैटर वेव्स किसने कही थी, हमारे पास पार्टिकल की डुअल नेचर के बारे में कमेंट जो किया था वो किया था हमारे पास किसने, डी ब्रोगली ने, ठीक है। विच ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल नेचर, किस ऑर्बिटल की डायरेक्शन नहीं होती, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास क्या रहता है, नॉन डायरेक्शनल रहता है, ठीक है। Calculate the wavelength associated with an electron subjected to a potential difference of 100 वोल्ट। कहता हमारे पास वेवलेंथ निकालनी है आपने किसके, हमारे पास अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो। तो देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। सिंस अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी ईवी के साथ भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे एच √2m EV, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बोलो क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करोगे इट विल बी क्या, इट विल बी क्या, ये ऑप्शन आएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पुट करनी है वोल्ट और पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसे क्या कहते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अगर आप बात करें जो स्टार्क इफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है। स्टार्क इफेक्ट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होगी। जीमन जो है मैग्नेटिक फील्ड में होगी, तो ये याद रखना। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, स्टार का आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन अ शेल, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो शेल होते हैं एन, उसके अंदर ऑर्बिटल आते हैं n² और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2n²। तो 2n² सी ऑप्शन। नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर अ 4D ऑर्बिटल, देखो एंगुलर और रेडियल नोड्स की निकालने का तरीका क्या होता था, अगर आपने एंगुलर नोड्स निकालनी है, एंगुलर नोड्स जो होती हैं वो एल की इक्वल होती है। एल कितना है, डी के लिए एल कितना होता है 2। रेडियल नोड्स अगर निकालनी है तो इट विल बी n - l - 1। एन कितना है 4 है, एल कितना है 2 है, -1 तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 और 1, ये ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर अ 5p ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल के लिए नोड्स कितनी है, नोड्स अगर अपन निकाले एंगुलर और रेडियल दोनों की बात कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, टोटल नोड्स क्या होती है, एंगुलर एल एल, रेडियल होती है n - l - 1। एल कट गया, n - 1 बचा। एन कितना है 5 में से एक गया 4 आ गए। तो टोटल नोड्स कितनी है, सी ऑप्शन, क्लियर। सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स NLMS इज नॉट परमिसिबल, कौन सा सेट सही नहीं है, परमिसिबल नहीं है, ये वो पूछ रहा है आपके पास। कौन सा परमिसिबल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, इफ दे से अगर आपके पास N3 है, L2 है, उसका जीरो बिल्कुल सही है। N4 है, L0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ML0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। N3 L भी 3, अगर N3 है L एक कम होना चाहिए ना, तो ये गलत है, ठीक है। फॉर एफ सबशेल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3, तो एमएल क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। द पॉसिबल सेट कौन सा, सी। ऑर्बिटल विद जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस, कहता है न्यूक्लियस पे मिलने की प्रोबेबिलिटी किसके अंदर जीरो है। हाँ जी, क्या कहेंगे किसके अंदर जीरो है, बोलो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे जीरो है, व्हाट यू विल बी सेइंग, क्या कहेंगे आप। हाँ जी, किसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे जीरो है, एवरीवन बोलो बोलो, ए, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आएगा, नहीं भाई, 2p। 2p के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वहां क्या होती है, एंगुलर नोड होती है, ठीक है।
द शेप ऑफ अ डीजेड और ऑर्बिटल इज, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? हाँ जी, डीजेड स्क्वायर कैसा होएगा? इट विल बी क्या? स्फेरिकल डंबल कैसा होगा? डोनट शेप विद अ लोब ऑन जेड एक्सिस। हाँ जी, इट विल बी क्या, कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से, डोनट शेप विद द लोब ऑन एक्स जेड एक्सिस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल करेक्टराइज्ड बाय n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3? कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो n 4 l 3 के अंदर? हाँ जी बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? L3 का मतलब F, F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। द टोटल स्पिन ऑफ एन एटम विद 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कहता है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो स्पिन कैसे निकालोगे आप? तो स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 × ½ यानी कि 3/2, ठीक है। हमारे पास n हाफ होता है ना स्पिन का फॉर्मूला, टोटल स्पिन निकालने का तरीका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल हैज द हाईएस्ट एनर्जी इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कहता है इनमें से किसकी, किस सबशेल की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? तो n+l रूल लगा लो। 4+0, 3+2, 4+1, 5+0, 4, 5, 5, 5। हमें पता है जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, तो 5s की एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ठीक है जी, हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर n4 l2 m, ये सारे जो है किसमें प्रेजेंट होंगे? n4 का मतलब आगे लगेगा 4, l2 का मतलब d, ठीक है, s p d m l, तो ये 4d, बी ऑप्शन बना। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, जिसकी लोअर एनर्जी होगी, एनर्जी निकाल लो n+l रूल के अकॉर्डिंग। 4+2 6 आ गया, 5+0 5 आ गया, 5+1 6 आ गया, 4+3 7 आ गया। तो सबसे कम n+l वैल्यू किसकी? 5s की, तो 5s पहले फिल होएगा, बोलो क्लियर? विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट हैज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर चारों के चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते? दिस इज सेट बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है PYQ, ठीक है, लेक्चरर केडर में भी आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन आर्गेनिडीन 3d5 4s1, ठीक है जी, 3d5 4s1। अब इसने पहले तो लिखी गलत है सारी, 3D पहले आता है जब लिखते हैं, तो बट कुछ नहीं होता, 3d5 4s1 3d5 लिख लो, ठीक है, क्लियर? वैसे तो सारी गलत है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 2, आयरन 2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? आर्गेनिडीन 3d6, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, निकाल लो अनपेड। 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड कितने हैं? 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता था? जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास भी 14 हो गए, ये तो सेम आ गया। ओ, बाकी सारों में सेम आएंगे नहीं। O2 के अंदर 8+8 16, 7+7 14, ये तो सेम नहीं आए। फ्लोरीन के पास 9 × 2 18, ऑक्सीजन के 8 × 2 16, ये भी सेम नहीं आए। सोडियम के अंदर 10, मैग्नीशियम के अंदर 12, ये भी सेम नहीं आए, ठीक है। विच रूल इज वायलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कहता है कौन सा रूल वायलेट हुआ है? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये कन्फिग्रेशन ऐसे लिखी है, 1s2 2p(x)2 2py0 2pz0। हाँ जी, कौन सा रूल आपका ओबे नहीं हुआ? ध्यान से देखो, उसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 2px में डाल दिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आना था, एक इसमें आना था ना। बिना अनपेड इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग करवा दी, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगली फिल किए बिना पेयरिंग करवा दी, ये किसको भाई वॉयलेट कर गया? हुंड रूल को। हुंड कहता था कि जब तक आपके पास सिंगली फिल नहीं हो रहे तब तक पेयरिंग नहीं करवानी। बोलो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ जी, ये बात क्लियर है एवरीवन? हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कहता हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयन इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
तो म्यू होता है √n × n+2। तो अगर n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 4 × 4 + 2, सॉल्व कर लो इसे। 4 × 6, 6 4 = 24। तो ये तो कितनी आएगी, ये तो ज्यादा आएगी, ठीक है, ये तो 4.9 आएगी। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 × 3 + 2, 15 का अंडर रूट, ये बनेगा 3.8 कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। एक्सचेंज एनर्जी ये होती थी किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, शिफ्टिंग्स किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4, 4 एक्सचेंजेस। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एक्सचेंजेस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये 1 2, फिर उसके बाद अगर आप देखें ये, तो दीज आर द एक्सचेंजेस जिसके अंदर हाफ फिल्ड है, तो उसके अंदर एक्सचेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। दैट्स वाई हाफ फिल्ड वाला जो होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। बोलो ये बात क्लियर, बोलो ये बात क्लियर। हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल आर वायलेटेड। कहता कौन सी ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर दोनों ही डिसोबे हो गए। टू इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन वन ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन है एक ऑर्बिटल में। डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड विद ऑपोजिट स्पिन। कहता डीजनरेट ऑर्बिटल है, सिंगली फिल्ड है, इस तरीके से। empty lower orbit energy orbitals and higher energy orbital filled, तो 1s0 2s2, ये बोथ ए एंड बी। तो बताओ भी किन किन दो केसेस के अंदर आपके पास दोनों रूल डिसोबे हो रहे हैं। तो देखो भी, दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एक ही ऑर्बिटल में, हाँ जी, बोलो। दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एक ही ऑर्बिटल में, हाँ जी। अब ये वाली लाइन एस के लिए तो ठीक है, बट अगर पी में जाएंगे ये लाइन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि पी के अंदर तो भाई खाली ऑर्बिटल थे। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है थोड़ी ब्रॉड वे में देखी जाए तो दोनों को सिंप्लीफाई कर रही है। बोथ ए बी तो वैसे ही नहीं देखना था, उसने कहा कौन से के अंदर हमारे दोनों हो रहे हैं। तुमने कहा जी बी, बी के अंदर देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्युपाइड विद ऑपोजिट स्पिन। ओ भाई यहाँ पे तो सारा कुछ सही है, सिंगली ऑक्युपाइड है ऑपोजिट स्पिन के साथ, कोई लेना देना नहीं भाई। अगर आपके पास ऑर्बिटल है, चाहे उसके अंदर ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो, तो दोनों सही है ना। तो आपके पास बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में कोई रूल वॉयलेट नहीं हो रहा, बी ऑप्शन दोनों, बी ऑप्शन के अंदर दोनों रूल ओबे हो रहे हैं। सिंगली फिल्ड भी है, और स्पिन तो जैसे मर्जी रखो ना, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल जैसे मर्जी घूम सकता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये लोअर एनर्जी वाला तो अफबाऊ के अकॉर्डिंग, अफबाऊ तो उसने पूछा ही नहीं, तो इसको तो देखना ही नहीं, तो ये आएगा। एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोकेटेड इन विच ब्लॉक। तो देखो भाई 2s2 4p1 है, 4p1 किसके अंदर होती है, लास्ट सबशेल जिसके अंदर पार्शियल फील्ड होता है वो ही ब्लॉक होता है, तो ये कौन होगा, पी ब्लॉक होगा। बोलो ये कौन होगा, पी ब्लॉक होगा। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे अंदर वाले की, सबसे अंदर कौन है, इट विल बी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, एस की, पी की, डी की, एफ की। बोलो ये बात क्लियर, हाँ जी ये बात क्लियर। 46 क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप्स n5 टू ग्राउंड स्टेट इज। कहता है n5 से ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी देखने को मिलती है, हाँ जी, हाँ जी कितनी देखने को मिलेगी, इट विल बी n/n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 5 × 5 - 1 डिवाइड बाय 2, 5 × 4 डिवाइड बाय 2, इट विल बी क्या, 10। 10 लाइनें होंगी, ठीक है। तो इसको अगर तुम ध्यान से बना के देख लो, बना के भी देख सकते हो, करके देख लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है, बना के देख लेना इसको, ठीक है, क्लियर। फॉर कॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद L = 1, L = 1, एल ही होएगा, L = 1 कॉपर के लिए। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर L1 है, L1 का मतलब P, L1 का मतलब P, तो देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3d 10 4s1। तो P वाले कौन है, यही दो है,
तो कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इसमें है, 6 इसमें है पी के अंदर, तो 12 आ गए। द वेवलेंथ ऑफ अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज निग्लिजिबल बिकॉज, कहता है वेवलेंथ मैक्रोस्कोपी की बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्या होता है? तो भाई लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम बी जो फॉर्मूला होता है, तो उसके अंदर सारा रोल ही मास का होता है, वेलोसिटी सेम रख के चलते हैं, मास मैक्रोस्कोपी का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ जो है हमें निग्लिजिबल देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? अ नोड इज अ स्टेशनरी वेव रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑफ क्या, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, उसे उस पॉइंट को आप पर्टिकुलरली क्या कह देते हैं? दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, जीरो प्रोबेबिलिटी वाला। विच ट्रांजिशन हैव द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? इट विल बी द क्लोजेस्ट वन, जो क्लोजेस्ट वन है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लोएस्ट किसकी होगी? इन्फिनिटी वाले की होगी, ठीक है, सबसे दूर वाले की लोएस्ट होगी, सबसे पास वाले की क्या होगी? सबसे पास वाले की क्या होगी? इट विल बी क्या? ठीक है, हाँ जी, ये बात क्लियर है।